राइट डाउन, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आप लोगों ने देख रखा है अभी प्रिज्म, बताओ, मैंने आपको दिखाया था ना प्रिज्म। देखो इसको बोलते हैं प्रिज्म, क्या ये प्रिज्म। अब इसको चीज को समझ लो थोड़ा सा, है ना, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। अब इसके एक तो देखो ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप इधर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम अगर 3D बनाऊं तो ध्यान से देखो, इसका 3D डायग्राम कैसा होगा, कुछ ऐसा सा, बोलो यही होगा, दिख रहा है, जिसमें मैं नाम दे देता हूं, लेट से ABCDEF। एक ये ट्रायंगुलर फेस, एक ये ट्रायंगुलर फेस, बोलो समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ ये। तो इसमें देखो इस चीज को मैं बोलूंगा बेस, क्या बोलूंगा, बेस। तो इसका ये जो नीचे वाला है BCFE, ये क्या हो गया, बेस। आ रही बात समझ में, आया ना, अच्छा ये तो बेस हो गया। और इसके दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं, कौन से फेस, रिफ्रैक्टिंग फेस, जहां पे रिफ्रैक्शन होगा। एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, जो जो ये दो इंक्लाइंड है ना ऐसे, यही क्या बोले जाएंगे, रिफ्रैक्टिंग फेस। तो इसके जो रिफ्रैक्टिंग फेस हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेस, वो कौन कौन से हैं जरा देखो, ABED, ABED एंड ACFD, ACFD, दीज टू आर रिफ्रैक्टिंग फेसेस, और ये हो गया बेस। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ रही बात ये, हाँ या ना, सबको समझ में आया। अब इससे लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है जरा वो देखते हैं, कहां गई मेरी लेजर, चलो अभी लेजर मिल नहीं रही है, देखो। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये आपको सिर्फ ऐसा सा दिखेगा कुछ, बोलो क्लियर हुआ ये, इधर A, ये B, ये C, जरा देखो, ये A हो गया वर्टेक्स, ये नीचे B C, ठीक है। तो अगर अगर ऐसे टेढ़ा रख लोगे तो आपको इस तरीके से 3D डायग्राम दिखेगा, लेकिन हम इसको ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जब इस पे हम लाइट इधर पे फॉल कराते हैं, ऐसे एक लाइट इंसिडेंट रे ऐसे फॉल करेगी इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। तो लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, ऐसा कुछ, बोलो, बट लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू, सॉरी रेयर टू डेंसर जा रही है, बोलो। तो होगा क्या, अगर इस वाले सरफेस पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, लेट्स से N1 N1 डैश, ये एक नॉर्मल हो गया इस सरफेस पर। तो बताओ ये वाली जो लाइट रे जा रही है, इंसिडेंट रे, एक्चुअल पाथ ये, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या होगी, ये लाइट रे कुछ टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी, बोलो क्लियर हुआ ये। अब ये लाइट रे इस वाले सरफेस पर इधर से गई थी, अब इस वाले सरफेस से बाहर निकलेगी, तो ये वाली जो रे है ये जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ। अगेन यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इस बार क्या होगा, एक्चुअल पाथ तो ये था, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है व्हेन इट इज ट्रेवलिंग थ्रू अ प्रिज्म। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, इस चीज को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ प्रिज्म। आ गई बात समझ में। ये दो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस हैं, इन दोनों
ने ऊपर ये कितना एंगल बनाया है, इसी को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये देखो अगर मैं इसको बेस ले लूं तो भी ये देखो, ये तीनों ये इक्विलेटरल है, कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना है, 60 डिग्री है। समझ में आ रही बात ये। एक और प्रिज्म था हमारे पास, कहां गया, ये डायग्राम नोट करो तब तक। ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बनाओ। हाँ देखो, एक ये भी प्रिज्म है, ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है। जब तक ये बनाओ मैं अपनी लेजर लाइट ढूंढ लेता हूं, कहां गई। सी दिखा कुछ, अंधेरा हुआ, देखो ये रही लेजर लाइट, हाँ ये बीम दिख रही है आपको, तो व्हेन इट इज पासिंग थ्रू, देखो दिखा कुछ दिख रहा है, यहां से ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और अंदर जाके ये लाइट बेंड हुई, और जब यहां से निकल रही है तो देखो यहां से इस तरीके की रे जाती हुई नजर आ रही होगी आपको, देखो यहां पे दिख रही है, ठीक है, देखो वो नीचे जा रही है, देखो रे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर देखो, देखो दिखा, बोलो आ रही है नजर, यहां से एक रे जा रही है, ये देखो बेंड हुई, और यहां से नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब लाइट ऑन कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट सरफेस पे है, ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं लेट्स से I1, और ये नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है इसको बोलेंगे R1, क्या बोलेंगे, R1। अच्छा, ये रे जो है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का मतलब है जो रे बाहर निकल रही है, इस रे को क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। और ये अंदर वाली रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। अब ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल है, सेकेंड नॉर्मल ऑन द सेकेंड सरफेस N2 डैश, इस नॉर्मल से बनने वाला जो ये एंगल है इसको बोलते हैं E, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर हो गई बात ये, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, वीडियो स्टॉप हो गया है, कहां स्टॉप हो गया, सही है, बेंड कैसे हो गया सर, रिफ्रैक्शन से। चलो देखो अब हो क्या रहा है, ये इंसिडेंट रे है, फिर इस नॉर्मल से इट विल गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो एक्चुअल पाथ ये था, बट ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो इस बार ये जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ, नॉर्मल ये है तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये है इमर्जेंट रे, अगर इमर्जेंट रे को थोड़ा सा पीछे खिसका के ऐसे करो तो देखो एक्चुअल पाथ इंसिडेंट रे का ये था, बोलो ये पाथ था, रिफ्रैक्शन होने के बाद, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद रे निकल रही है ऐसी, ये हो गई इमर्जेंट रे। तो जो इस पाथ से इस पाथ तक का जो ये एंगल बन रहा है, ये इसको बोलेंगे डेल्टा, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात समझ में आ रही है कि ये रे जो इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रही थी वो कितनी डेविएट हो गई है,
आ रही बात समझ में? इस एंगल से डेविएट हुई है, इतने एंगल बना के डेविएट हो गई है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये सबको? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ये? क्लियर हुआ ये डायग्राम? समझ में आ रहा है? तो इमर्जेंट रे को ऐसे पीछे से आप एक्सटेंड करना, पीछे एक्सटेंड करना, तो ये जो एंगल बनेगा यहां पे ऐसा, ये एंगल, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ लोग इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? डेल्टा से। समझ में आ रही बात? ये अभी आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में एक चीज बस आपको याद रखनी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। बस इतना अभी नोट कर लो, इसका डेरिवेशन नहीं है अभी आपके सिलेबस में, बट एज यू गो इन द 12th स्टैंडर्ड, तो जब वहां रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पर ये चीज मैं डेराइव करवाऊंगा 12th क्लास में। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो ठीक है? आ रही बात? हाँ बोलो। कहाँ? ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये देखो ग्लास है ना, और यहां पर क्या है? एयर। तो एयर कैसा मीडियम है? रेयरर। ग्लास कैसा है? डेंसर मीडियम। आ रही बात समझ में? तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से रे बेंड हो रही है सबको? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा? समझ में आ गया ना? बस खत्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आपको इतना ही समझना था। डायग्राम में कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म है, कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है, कौन सा एंगल ऑफ इमर्जेंस है, कौन सी ये रे कौन सी है? इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर हुआ यहां तक? और ये एक फैक्ट की एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब रियल लाइफ एग्जांपल वही है, रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे रेनबो। तो रेनबो जो बन रहा है वो एक टाइनी प्रिज्म का काम कर रहे हैं, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, ठीक है? तो वो उसके एग्जांपल अभी आएंगे। डिस्पर्जन है एक्चुअली फिनोमेना जो है रियल लाइफ एग्जांपल का, वो डिस्पर्जन है। अब एक बात तो आपको पता चल गई कि प्रिज्म के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अब लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लिखो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम द प्रिज्म। राइट डाउन, टॉपिक डालो, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म। इस थ्योरी को अच्छे से समझो। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है? डिस्पर्जन, जैसे डिस्पर्जन वर्ड मतलब समझो पहले कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्पर्स। कहां से वर्ड आया ये? डिस्पर्स। तो जब आपके स्कूल में असेंबली होती है तो लास्ट में स्कूल कैप्टन बोलता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है नाउ ऑल द लाइंस शुड स्प्लिट एंड गो फ्रॉम दिस असेंबली ग्राउंड। आगे बात समझ में? डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना। क्या होना? स्प्लिट होना, बिखरना, अलग अलग होना। क्लियर हो गई बात ये? तो हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम द प्रिज्म कैसे होता है, ध्यान से सुनना। अब एक और चीज यहां पे लिखा हुआ है, ये व्हाइट लाइट। क्या लिखा हुआ है? व्हाइट लाइट। तो सन से आने वाली जो रे होती हैं वो होती है व्हाइट लाइट। कैसी होती है? व्हाइट लाइट। अब ये जो व्हाइट लाइट होती है, इस लाइट में कितने कलर्स होते हैं? सर 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 7। इनको याद कैसे रखोगे? सर विबग्योर से याद रखोगे। किससे? विबग्योर। आ रही बात समझ में? ठीक है, कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं। और कैसे याद रखोगे? विबग्योर। विबग्योर, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो,
B for blue, G for, Y for, O for, and R for रेड। आ गई बात समझ में? तो सन से आने वाली रेज कैसी होती हैं? व्हाइट होती है, और उसके अंदर व्हाइट लाइट जो होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अभी जो मैंने ये लेजर लाइट जो है ये कैसा कलर है? यहाँ पे ग्रीन है। कैसा है? ग्रीन। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, यहाँ पे जो ये ट्यूब है, ये जो बल्ब है, इससे आने वाली रे कैसी है? कभी आपने देखा है स्केल और ट्यूबलाइट से जब ऐसे करते हो तो आपको थोड़ा सा रेनबो सा नजर आता है स्केल में? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो स्केल है प्लास्टिक की वो किस तरीके से एक्ट कर रही है? प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है। ग्लास होता है ना, वैसे ही वो एक्ट कर रही है, और उसमें 7 कलर्स आपको दिखते हैं जो स्केल से बनते हैं ऐसे कलर्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि व्हाइट लाइट कितने कलर की होती है? 7 कलर्स। अब यही 7 कलर्स जब प्रिज्म से पास होती है व्हाइट लाइट, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है व्हाइट लाइट। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, दैट द स्प्लिटिंग ऑफ, राइट डाउन, द स्प्लिटिंग ऑफ, the splitting of white light into its 7 constituents, 7 constituent colors when passing through a glass prism is called dispersion of light. Is called dispersion of light. इस चीज को डायग्रामेटिकली देखो, डायग्रामेटिकली देखो। ये प्रिज्म है, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए और इसका बेस है ये BC। इधर से आ रही है लेट्स से ये व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। सो एज इट एंटर इनटू द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, 3 4 5 6 7, बोलो। ठीक है, और जब ये वापस इस वाले सरफेस से बाहर आएगी, इमर्जेंट होगी, तो ये ऐसे दिखाना नहीं, एक ये बैंड है, ये बैंड है 1 2 3 4 5 6 7, ये पट्टी पूरी है ना। और यहां पर अगर आप स्क्रीन रखोगे तो इस स्क्रीन पर आपको विबग्योर इस तरीके से स्पेक्ट्रम दिखेगा। क्या दिखेगा? 7 कलर का स्पेक्ट्रम। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? स्पेक्ट्रम दिखेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। जैसे रेनबो होता है ना, ऐसा ही इधर पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। अब ये बात समझो, व्हाइट लाइट का ये जो है एक्चुअल पाथ था, बोलो, ये एक्चुअल पाथ था। और जैसे ये लाइट इस प्रिज्म के अंदर गई इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, और वापस जब ये बाहर निकले तो ये अलग अलग कलर्स इस तरीके से स्प्रेड आउट होके पट्टी सी नजर आएगी आपको। ऊपर कौन सा कलर होगा? वॉयलेट। नीचे कौन सा कलर होगा? रेड। बोलो, सॉरी उल्टा हो गया, नीचे वॉयलेट रहेगा, ऊपर रेड रहेगा। तो ये ऐसा रहेगा विबग्योर। ठीक है, नीचे वॉयलेट, ऊपर रेड। अब इस चीज को समझो, ये जो रेड कलर है ये ऐसे यहां पे ऐसे कर दिया और ये ऐसे किया, ये हो गया हमारा डेल्टा आर और ये हो गया हमारा डेल्टा वी। क्या हो गया? डेल्टा डेविएशन ऑफ रेड कलर एंड दिस इज द डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। क्लियर हुआ? यहां तक आ रही बात समझ में? ये डेविएशन समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है? वॉयलेट कलर का। सबसे कम डेविएशन हुआ है रेड कलर का। ये बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि यहां पर ये कलर नहीं दिए होंगे, यहां दिया होगा x, यहां दिया होगा y, बीच में दिया होगा z, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता देगा x y z, बताओ कौन कौन से कलर है। तो आप समझ जाना कि x क्या होने वाला है? r, ये क्या होने वाला है? वॉयलेट, और बीच का रख देना येलो हो सकता है।
आ रही बात समझ में? ऑप्शन इस तरीके से बनाए जाएंगे तो आप समझ जाना कि एक्स और वाई आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकता है वो, इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है वो। क्लियर हो गई बात? ये याद रखना है, ऊपर रेड है और नीचे वॉयलेट है। क्या है? ऊपर रेड नीचे वॉयलेट। अब इसको भी समझो कि सर ऊपर रेड क्यों आता है, नीचे वॉयलेट क्यों नजर आ रहा है, इस बात का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब देखो, हमने देखा कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, और जब इनकी वेवलेंथ निकाली गई, क्या निकाली गई? कलर्स की वेवलेंथ। तो लैम्डा फॉर रेड इज अराउंड 7900 के आसपास होती है एंगस्ट्रॉम, और ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये देख लेते हैं। इट इज 7900, सही है। अब ध्यान से सुनना, जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना ही कम डेविएशन होगा। आ रही बात समझ में? इस बात का हम ऐसे कह सकते हैं कि डेविएशन ऑफ एनी कलर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका डेविएशन कम होगा। तो ये एक्चुअल पाथ था, तो रेड कलर का डेविएशन देखो कम है, ये डेल्टा जो बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन कम है, याद रहेगा। तो मोर इज द वेवलेंथ, डेविएशन क्या होगा? लेस होगा। आ रही बात समझ में? सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? बोलो। वॉयलेट कलर की। तो अगर यहां वॉयलेट कलर का रखोगे, सबसे कम है, तो ये यहां पे जितना कम रखोगे उतना ये ज्यादा हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। आ रही बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई, नीचे वॉयलेट क्यों मिला? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस एज कंपेयर टू रेड। अब ध्यान से देखो, यहां नोट करके लिख लो, रेड कलर डेविएट्स लेस एज कंपेयर टू वॉयलेट। रीजन क्या लिखोगे इसका? द वेवलेंथ ऑफ violet color is less is smaller as compared to wavelength of red color। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना कम डेविएशन होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखना। समझ में आया ये? हाँ या ना? तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना कम डेविएशन। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, सपोज करो मैंने आपको दिया कि एक कलर ग्रीन है और एक येलो है ना? तो बताओ इसमें एक्स और वाई, या फिर ऐसे कर देते हैं, ये एक पी है, ये एक क्यू है, ठीक है? ये पी है और ये क्यू है। बताओ इसमें पी कौन सा होगा और क्यू कौन सा होगा? तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सर विबग्योर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विबग्योर। हमने देखा इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू रेड, और इस ऑर्डर में इंक्रीज करती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? येलो की। उससे कम किसकी होगी? इन दोनों में कंपैरिजन चल रहा है ना, तो येलो की वेवलेंथ ज्यादा, ग्रीन की कम। तो जिसकी कम होगी उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं क्यू जो है वो कौन सा कलर होगा? ग्रीन। और पी कौन सा होगा? येलो। तो जरूरी नहीं है रेड और वॉयलेट में ही पूछे, दो कलर आपको दे दिए हैं और उसमें पूछेगा बताओ नीचे वाला कौन सा, ऊपर वाला कौन सा है, पी और क्यू बताओ, आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन, बट ये कॉन्सेप्ट कौन सा दिमाग में लगाना है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसीलिए उसका डेविएशन कम होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात ये? चलो अब
एक वर्ड समझ लो, ये खत्म, ये समझ में आ गया है आपको? इस डिस्पर्जन की डेफिनेशन समझ में आई? कौन सा कलर ऊपर रहेगा, कौन सा कलर नीचे रहेगा, ये समझ में आ गया? बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज है, वर्ड है आया है कि मोनोक्रोमेटिक क्या होता है और पॉलीक्रोमेटिक क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक वर्ड है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और एक होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ध्यान सुनो, पॉलीक्रोम, क्रोम वर्ड है किससे, क्रोम वर्ड का मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर। आ रही बात समझ में? जिसमें मल्टीपल कलर्स हो उस लाइट को हम क्या बोलेंगे? पॉलीक्रोमेटिक। एग्जांपल के लिए व्हाइट लाइट, क्या है? व्हाइट लाइट। सो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, दैट्स व्हाई व्हाइट लाइट इज कॉल्ड एज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। आ रही बात समझ में? समझ में आया ये? मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब क्या हो गया? सिंगल, और क्रोम मतलब कलर। तो जिसका सिर्फ एक कलर वाली लाइट हो उसको क्या बोलोगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे सोडियम लैंप होती है, क्या होती है? सोडियम लैंप, येलो कलर की लाइट आती है उसमें से। कैसी आती है? येलो कलर की। आ रही बात समझ? मरकरी लैंप देखी है आपने? अरे शादी बारात में नहीं वो मरकरी लाइट लगा देते हैं, तो मरकरी लैंप जो होती है उसमें व्हाइट लाइट आती है, और वो कैसी कलर हो गया? पॉलीक्रोमेटिक। लेकिन अगर सोडियम लैंप है तो उसमें कैसा आएगा? सिंगल कलर, या फिर बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब वेवलेंथ कैसी होगी? सिंगल वेवलेंथ। और इसमें वेवलेंथ कैसी होगी? मल्टीपल। लैम्डा जो होगी, वेवलेंथ निकलेंगी ना इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है, मोर देन 1, तो क्या हो जाएगी? पोलोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक। और अगर सिंगल वेवलेंथ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक। एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही है। आ रही बात समझ में? अगर कई सारी वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो पॉलीक्रोमेटिक। इतना बात समझ में आ गई? एक फॉर्मूला याद रखना कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और न्यू क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या है यहां पर? ये न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हाँ, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा साउंड में, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू क्या है यहां पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब एक रिलेशन यहां से ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और सी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज अगर कांस्टेंट है तो हम देखो न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, क्या लिख सकते हैं? 1 बाई लैम्डा। इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ध्यान से देखना, रेड कलर, और एक इधर एक्सट्रीम पे कौन कौन से कलर है? रेड है और वॉयलेट है। एक्सट्रीम पे तो ये दोनों कलर्स है ना, बीच में सारे आ रहे हैं, रेड एंड वॉयलेट। अब याद ध्यान रखना, इसका वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉयलेट, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर। ये फैक्ट याद रखना। आ रही बात समझ में? नोट कर लो। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हुआ? ये इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। हैप्पी नून मधुसूदन। अब एक वर्ड और समझना हमको, विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या समझ रहा है? विजिबल स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखो, अब थोड़ा मैं डीप में जाऊंगा और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, ठीक है। हल्का सा डीप में चलेंगे। मैंने आपको एक चीज बतानी है, दैट कि हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरीके के चार्ज हैं। बोलो, समझ में आ रही बात? ये अगर ये चार्ज क्या करे? एक्सेलरेट करे। क्या करे? एक्सेलरेट।
तो ये एक रेडिएशन निकालेगा। क्या निकालेगा? इट विल रेडिएट एनर्जी। और वो जो रेडिएशन है उसको हम लोग बोलते हैं ईएम वेव, और कह सकते हैं ईएम रेडिएशन। आ गई बात समझ में? ईएम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने आपको जब लाइट चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने ये चीज बताई थी कि लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से सुनो, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ भी होगी और फ्रीक्वेंसी भी होगी। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात ये? तो अगर कोई ऐसा ईएम रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम या ऐसे बोलो 400 नैनोमीटर से लेके 900 एंगस्ट्रॉम और वी कैन से 790 नैनोमीटर, इसके बीच में अगर वेवलेंथ है उस ईएम रेडिएशन की, तो ये जो बैंड बना, ये जो वेवलेंथ का एक बैंड हुआ, इसी को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। यही ईएम रेडिएशन तुमको दिखेगा। आ रही बात समझ में? जो हमको लाइट दिख रही है ना, एक्चुअली वही क्या है? एक ईएम रेडिएशन है जिसकी रेंज इसके बीच में लाई कर रही है, 400 नैनोमीटर से लेके 790 नैनोमीटर। कुछ लोग इसको 800 भी बोल देते हैं, 799 नैनोमीटर। बट ये समझो कि ये जो रेंज है वेवलेंथ की, दिस रेंज ऑफ ईएम रेडिएशन इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसी में आपको सारे कलर्स दिखते हैं। अगर किसी की अब ध्यान सुनना, यहां पर मैंने बताया रेडिएशन की रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ऐसे ईएम रेडिएशन, अगर मान लो यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं, तो इधर पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। क्लियर हो गई बात ये? तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो। वॉयलेट कलर की। रेड कलर इधर होगा, तो इस तरीके से सारे कलर्स आ जाएंगे इसके बीच में, विप ग्योर करके, है ना? बोलो, समझ में आ रही बात ये? तो अगर फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से ज्यादा हो, क्या हो? वॉयलेट से ज्यादा, तो उस रेडिएशन को बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वॉयलेट। आ रही बात समझ में? अल्ट्रा मींस होता है मैक्सिमम। जो वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखते हो, ऐसा रेडिएशन क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वॉयलेट। क्या आपको यूवी रेज दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो हमारी विजिबल रेंज में, हमारी जो आईज हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही। हमारी आईज जो डिटेक्ट कर पा रही है वो किस वेवलेंथ को कर पा रही है? इस नैनोमीटर से लेके इस नैनोमीटर तक की रेंज की जो वेवलेंथ है उसको ही देख पाएंगे। क्लियर हो गई बात ये? इसके इधर वाली जो होगी वेवलेंथ, जो ईएम रेज होती है, उनको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रा मींस होता है कम। इंफ्रा मींस क्या होता है? कम। अल्ट्रा मींस ज्यादा। तो इंफ्रा वर्ड का मतलब होता है कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर से भी कम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन है। ये ईएम रेडिएशन है जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। और इधर वाला क्या हो जाता है? अल्ट्रावायलेट। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, विजिबल स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which is lying under the range of this wavelength। इसके अंदर वाली जो वेवलेंथ होगी वो सारी तुमको दिखेंगी, और वही क्या बोला जा रहा है? विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जो ये प्रिज्म ने जो व्हाइट लाइट को डिस्पर्स किया, तो वो हमको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट्स को दिखा रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। आ गई बात समझ में? अब स्पेक्ट्रम भी दो तरीके का होता है। दिस विजिबल स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम भी दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। अब स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम लिखो। विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम दो तरीके का, एक लिखो प्योर और एक लिखो इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर। प्योर विजिबल स्पेक्ट्रम और इम्प्योर विजिबल स्पेक्ट्रम। प्योर का मतलब क्या है? जो ये 7 कलर्स आए आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान से देखना,
ये जो व्हाइट लाइट है ऐसे स्प्रेड हुई, तो अगर ये जो कलर्स हैं इसके अंदर वो इस तरीके से स्प्रेड हुए हैं कि ये अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट कलर का बैंड बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर कलर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो अगर विदाउट ओवरलैप हैं, विदाउट ओवरलैपिंग, तो समझ जाना कि वो जो स्पेक्ट्रम बना यहां पर रेड नीचे वॉयलेट, तो विबग्योर जो इधर मिलेगा ये कैसा वाला होगा? प्योर विजिबल स्पेक्ट्रम। आ रही बात समझ में? कैसा होगा? प्योर। प्योर का मतलब है कि जो कलर्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कलर्स आपको अलग अलग दिख रहे हो। लेकिन इम्प्योर किसको बोला जाएगा? अगर कलर्स क्या कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, इफ दे आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, देन द स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी इम्प्योर विजिबल स्पेक्ट्रम। आ रही बात समझ में? रेनबो एकदम अलग अलग नहीं दिखा। प्योर तो बिल्कुल, अगर आप इस पे करेंगे आप देखोगे बिल्कुल अलग अलग कलर। ठीक है, हाँ प्लीज सर बताओ। मेरा नाम लोग मधुसूदन, नाम तो लिया ना। बोलो ये सवाल, ये एक्स्ट्रा था, इसको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। विजिबल स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? क्या हो गया? अ बैंड ऑफ कलर्स विच इज विजिबल टू अस। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है? बात स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? अ बैंड ऑफ कलर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। एक बात याद रखना, वॉयलेट से लेके यहां से यहां वेवलेंथ क्या करती है? इंक्रीजेस। लेकिन इधर पर, इधर से इधर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। इधर सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है और इधर लो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इधर वेवलेंथ लो है और इधर वेवलेंथ हाई है। इतना समझ में आ गया हो? चलो अब लिखो कॉज ऑफ डिस्पर्जन। टॉपिक डालो कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कि सर डिस्पर्जन हो क्यों रहा है। राइट डाउन, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता क्यों है, क्या कॉज है उसके, इस चीज को समझते हैं। So we know that different colors have different wavelengths and different frequencies अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो हाँ या ना। कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको ये बात समझ नहीं आई? रेड कलर की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, वॉयलेट की अलग होगी, ग्रीन की अलग, येलो अलग, ऑरेंज की अलग, सबकी अलग अलग। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ठीक है? N इज इक्वल टू सी अपॉन वी। बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज बेसिकली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, तो जब हम मीडियम में जाएंगे तो अलग अलग कलर के अलग अलग वेलोसिटी रहेगी। बोलो अलग अलग वेलोसिटी रहेगी। सर कैसे बोल रहे हो सर? ये चीज ध्यान से सुनना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। बोलो तो अगर मेरा कोई डिफरेंट कलर है तो उसकी यहां पे वी लिख लेंगे, तो न्यू टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू वी। बोलो
न्यू टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की जगह मैं वी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वी फॉर एनी मीडियम। किसी मीडियम के अंदर इसको हम लोग सी ना लिख के क्या लिखेंगे, वी। तो न्यू टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू वी, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एनी कलर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लैम्डा। आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, नहीं आई। ये डायरेक्ट रिलेशन है, देखो है लीनियर रिलेशन। अगर तुम वेलोसिटी ये लैम्डा बढ़ाओगे तो ये भी तो बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एनी कलर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो ग्लास में जिस भी मीडियम में चले उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई। अब जरा इस रिलेशन को देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। आ रही बात समझ में। और मीडियम की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं क्या, लैम्डा, तो हम ये बात समझ में आ गई कि अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये बात समझ में आई, समझ में आ रही बात ये कि ये जो प्रिज्म था ये रेड कलर के लिए इसके लिए इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आ रही बात समझ। वॉयलेट के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड v इज रिलेटेड टू लैम्डा, तो हम कह सकते हैं v की जगह यहाँ पे लैम्डा रख के देख लिया तो हमें पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आ रही बात समझ में। तो अब मुझे इस रिलेशन से बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर के बीच में रिलेशन क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, बोलो बोलो। वेवलेंथ रेड की क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब ये रिलेशन आ जाएगा। आ गई बात समझ में, समझ में आया, ये समझ में आया। तो रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर। अब मेन चीज कि जो डेविएशन होता है दिस इज रिटन एज n-1 टाइम्स a। राइट डाउन। ये क्या है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये रिलेशन याद रखना है कि डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन जो हो रहा है वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां से हमें यह पता चला कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू n है, क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन भी कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा। अब बताओ जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू वॉयलेट, तो अगर ये कम है तो हम कह सकते हैं कि डेविएशन ऑफ रेड कलर विल बी लेस एज कंपेयर टू वॉयलेट। तो जो ये रे जा रही थी, अब एक रे होगी, एक रे कम डेविएट कर रही है और एक रे ज्यादा डेविएट कर रही है, तो जो ज्यादा डेविएशन हो रहा है, जो ज्यादा डेविएशन है वो कौन सा होगा, वॉयलेट का। बोलो, आ रही बात समझ में। और जिसका कम डेविएशन है वो कौन सा होगा, रेड, क्योंकि यही ग्लास प्रिज्म रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वॉयलेट लाइट के लिए कम। और ये कम क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी रेड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट, या ऐसे कह दो कि वेवलेंथ रेड की ज्यादा है। आ रही बात समझ में, समझ में आया। अब इस चीज को एक लाइन में अगर समराइज करें तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो उसका डेविएशन भी कम। आ गई बात समझ में। अब ये बात रेड के लिए देखते हैं। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो लैम्डा ज्यादा होगा तो किसी भी मीडियम में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन डेल्टा के साथ इस तरीके से लीनियर है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका डेविएशन भी कम होगा। आ रही बात समझ में। वॉयलेट के लिए
वेवलेंथ कम, तो उसकी वेलोसिटी भी कम। लेकिन वेलोसिटी का रिलेशन देखो जरा कैसा है, बोलो, इनवर्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और डेविएशन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट विल बी मोर। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? एंड दैट्स व्हाई सिंस द रेड कलर के जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका डेविएशन भी ज्यादा आ रहा है। क्लियर हुआ ये? सॉरी, डेविएशन कम आएगा। वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन कम हो जाएगा। अब वो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड करना है। क्या समझाओगे? रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा तो उसका स्पीड भी ज्यादा रहेगा, स्पीड ज्यादा रहेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट मीडियम विल बी less, and that's why the deviation is also less. कॉज ऑफ डिस्पर्शन समझ में आ गया? बोलो, सबको समझ में आया? पूछ लूं किसी से, पूछ लूं किसी से भी, समझा पाओगे? बताओ। अब यार नहीं समझा पाओगे तो अभी हाथ खड़ा कर दो, फिर से समझा देते हैं इस चीज को। रेड कलर की वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो डेविएशन कम होगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डेल्टा रिलेटेड है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा। सिंपल सी बात। और इस लाइन को याद रखना, यही रामबाण है, समझाने का तरीका यही रखना, इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना। अब ये सर कहां से आया, तुम्हारे मन में ये डाउट आना चाहिए था, है ना? ये चीज मैं आपको 12th क्लास में पढ़ाऊंगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी ग्लास प्रिज्म का, वो इस तरीके से रिलेटेड होता है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, इस तरीके से रिलेटेड होता है। अब यहीं से ये रिलेशन आया है। अब ये कैसे डिराइव होता है, लेकिन ये हायर स्टडीज में पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है? जब आप 12th में पहुंचोगे तब आप बताएंगे, अभी बताएंगे दिमाग पंचर हो सकता है। 4 लोगों को समझ में आएगा, 36 लोग बैठे हैं यहाँ पे 31 के बाउंस मारेगा। तो इससे बढ़िया है कि अभी तुम इतना याद कर लो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि याद करने से ही आगे बढ़ा लो। हाँ बोलो अगेन, चलो ये नोट तो कर ही लिया होगा। पहले रिलेशन देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी टाइम्स लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ही तो है। सी की जगह मैं वी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू वी। अब एक बात और मैंने आपको ये पढ़ाई थी जब मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, कि किसी भी मीडियम के अंदर अगर लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है, तो इसका फेज और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में? कौन सी दो चीजें चेंज नहीं होती हैं? फेज एंड फ्रीक्वेंसी। क्या क्या चेंज होता है? लैम्डा चेंज होता है एंड वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी क्या क्या चेंज होगी? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? और क्या चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज नहीं होगा? फेज एंड फ्रीक्वेंसी। अब सर फेज क्या होता है? फेज का मतलब ये है, जैसे कि सपोज करो कि लाइट मैंने बताया था डुअल नेचर होता है, एक वेव का नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। आ रही बात समझ? सपोज करो लाइट एक वेव है, तो वेव अगर इस तरीके से एंटर कर रही है तो फिर ऐसे ही फॉर्म होगी। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होगा कि ये यहां से ऐसी बनने लग जाए, तो फेज चेंज हो गया यहाँ पे। आ रही बात समझ में? और यही हमारा फर्स्ट लॉ भी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट का मतलब ही यही है कि फेज क्या रखना है? सेम। यहीं से बननी चाहिए ऐसी वेव। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो अभी जो ये रिलेशन आपने पढ़ा,
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। क्या हुआ, ये भी बाउंस मार गया? अच्छा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कैसी हो गई? कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में गई तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बोलो, समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गई बात? ये या ऐसे कह सकते हो कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि रेड कलर की वेलोसिटी इस प्रिज्म के अंदर ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। आ गई बात समझ में? तो हमें यह पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेड कलर विल बी मोर एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ रेड वॉयलेट कलर। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट। आ गई बात समझ में? अब since you know that refractive index is related as c upon v, ये चीज कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज मोर, तो वेलोसिटी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस। ऑन वाइस वर्सा, अगर वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर विल बी मोर। नाउ अब इस दर तक पहुंच चुके। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किस तरीके से रिलेटेड है एंगल ऑफ डेविएशन? इस तरीके से रिलेटेड है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा डेविएशन। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वॉयलेट का, तो डेविएशन वॉयलेट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड। अलग अलग कलर, तो मैंने दो कलर के लिए बोल रहा हूं, हर एक कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, उससे कम धीरे धीरे विबग्योर की तरह हम जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके लिए डेविएशन भी कम। इसीलिए यहां पर जो ये कलर्स इस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि ऊपर क्या रहेगा? रेड, नीचे वॉयलेट, मतलब यहां पर जो वॉयलेट कलर है उसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इस ये जो ग्लास है इट ऑफर्स मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वॉयलेट कलर, या फिर कहें कि उसकी स्पीड सबसे कम हो। वॉयलेट की स्पीड सबसे कम, स्पीड सबसे कम है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेविएशन ज्यादा। रिलेशन ये है जो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे इफ्तिखार फुटबॉलर। चलो समझ में आ गया होगा ये। अब लिखो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। रिकॉम्बिनेशन, तो ये जो काम किया था ना स्पेक्ट्रम निकालने वाला प्रिज्म से, इसको रिकॉम्बाइन करने का काम किया न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने दिमाग लगाया कि क्या मैं इधर से आपको इस तरीके से स्पेक्ट्रम मिल रहा है, बोलो, ये व्हाइट लाइट जा रही है, ऊपर रेड कलर, नीचे वॉयलेट कलर, ये ए बी सी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब समझो इस बात को, क्या मैं इस जो स्प्रेड हो चुके हैं कलर्स, क्या मैं इनको रिकंबाइन कर सकता हूं? है ना? तो न्यूटन ने सोचा कि मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ठीक है? हेलो, हाँ भैया आ रहे बस। तो न्यूटन ने क्या किया, इसको उल्टा एक प्रिज्म लगा दिया, तो वापस से हमको क्या मिल गई? व्हाइट लाइट मिल गई। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो उल्टा काम करोगे तो फिर ये व्हाइट जो 7 कलर्स हैं उनको कंबाइन करके तो इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, उससे इसको क्या मिल गया? फिर से व्हाइट लाइट, ठीक है? चलो